हेलो व्यूअर्स, आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज चर्चा का मुद्दा है आईपीसी और सीआरपीसी में बड़ा बदलाव। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इवन इफ द एक्यूज्ड इज नॉट प्रेजेंट, ट्रायल कैन स्टिल प्रोसीड, व्हाट द प्रपोज्ड सीआरपीसी सेज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ने कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उनके इस कथन का मतलब है कि देर से मिलने वाला न्याय किसी अन्याय से कम नहीं होता। यानी न्याय की प्रासंगिकता तभी है जब वो उचित समय पर पीड़ित को मुहैया कराया जाए। इस मामले में भारतीय न्यायिक प्रणाली में दोहरी विडंबना रही है। पहली विडंबना ये कि चाहे कितने भी दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भारतीय न्याय प्रणाली की ये विशेषता सराहनीय तो है, लेकिन कानूनी मामलों के जानकार इसे त्वरित न्याय मुहैया करवाने की दिशा में बाधक मानते हैं। दूसरी विडंबना यह है कि आज भी भारतीय न्यायिक प्रणाली में अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि संसद ने समय समय पर इन कानूनों में अपेक्षित संशोधन किए हैं। संशोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आमूल चूल परिवर्तन करने के मकसद से बीते दिनों लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। हालांकि इन्हें विस्तृत चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल कानूनी मामलों के जानकारों ने इसके कुछ प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सरकार इसमें शामिल कुछ कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए कर सकती है। तो आज के आर्टिकल में हम इससे जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधेयक के माध्यम से सरकार कानून की किन धाराओं को संशोधित करना चाहती है। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनों को संशोधित करने के पीछे आखिर सरकार का क्या मकसद है। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावित संशोधनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिल में आईपीसी की धारा 124A को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ये धारा राजद्रोह से संबंधित है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के रोक लगाने के बाद इस धारा से संबंधित अपराधों के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। इसलिए सरकार की मंशा राज्य के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की धारा 150 में प्रावधान किया गया है। विधेयक में राज्य के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों को परिभाषित भी किया गया है। इसके तहत अगर कोई जानबूझकर सशस्त्र विद्रोह या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है और भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक ने आतंकवाद को भी परिभाषित किया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति आम जनता को डराने के इरादे से भारत में या विदेश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी कार्य को अंजाम देता है, तो उसे आतंकवादी माना गया है। विधेयक के माध्यम से अगला बदलाव मॉब लिंचिंग के संबंध में किया गया है। विधेयक में 5 या 5 से ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या जैसा अपराध करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विधेयक के माध्यम से तीसरा बदलाव महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत कानून में 2 बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला, शादी का झूठा वादा करके महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने वाले अपराध के संबंध में किया गया है। इस प्रकार के अपराधों के लिए 10 साल की सजा का नया प्रावधान जोड़ा गया है। हालांकि विधेयक में वैवाहिक बलात्कार के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।
व्यक्ति द्वारा अपनी 18 साल से ऊपर की पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना गया है। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले अपराध के मामले में पीड़िताओं के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही पुलिस को 90 दिनों के भीतर पीड़िता या शिकायतकर्ता को शिकायत के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई से अवगत करवाना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में चौथा संशोधन मानहानि से संबंधित अपराधों के संबंध में किया गया है। इसके तहत किए गए अपराधों के लिए 2 साल तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। 5वें बदलाव के तहत आईपीसी की धारा 377 को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर पहले इस धारा के तहत आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान था। छठा बदलाव आत्महत्या के संबंध में प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो इसे अपराध माना गया है। इसके लिए 1 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। 7वां बदलाव पुलिस की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने की दिशा में किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें पहले पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है, लेकिन अगर सक्षम अदालत चाहे तो उसे 90 दिन का समय और दे सकती है। इन सब के अलावा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में भी विधेयक में प्रावधान किया गया है। इस संबंध में सिविल सेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी 120 दिनों के भीतर देने की बात कही गई है। इसमें शर्त ये रखी गई है कि अगर 120 दिन की समय सीमा का उल्लंघन होता है तो इसे अभियोजन की मंजूरी माना जाएगा। साथ ही पुलिस द्वारा दोषी की तलाशी और जब्ती जैसी कार्रवाई की वीडियोग्राफी को अनिवार्य बनाया गया है। वीडियोग्राफी के बिना आरोप पत्र स्वीकार नहीं करने की भी शर्त रखी गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में अगला प्रावधान सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को सबूत दर्ज करने के लिए अदालतों द्वारा बुलाए जाने के संबंध में किया गया है। विधेयक में इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि उनको बुलाने की बजाय वर्तमान में प्रभार संभाल रहे एसपी अदालत के सामने मुकदमे से संबंधित तथ्य पेश करेंगे। इस तरह सरकार ने संशोधित विधेयक में आमूल-चूल परिवर्तन प्रस्तावित किया है, लेकिन इस विधेयक के विरोध में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अब सवाल है कि सरकार को इन कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। दरअसल कानूनी जानकार लंबे समय से इन कानूनों में संशोधन की मांग कर रहे थे। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार के लिए गठित समितियों ने भी इन कानूनों को संशोधित करने की अनुशंसा की थी। सरकार का कहना है कि इसका पहला मकसद न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों को 3 साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करवाना है। दूसरा मकसद अंग्रेजों के काल में लागू किए जाने वाले कानूनों का भारतीयकरण करना है। गौरतलब है कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 देश के पहले कानून आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। इस कानून को ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कानूनों में संशोधन का तीसरा मकसद भारतीय नागरिकों को त्वरित न्याय मुहैया करवाना है। विधेयक में पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। असल में भारतीय न्यायिक प्रणाली में विलंब एक अनिवार्य बुराई बन चुकी है और आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के 77% कैदी विचाराधीन कैदी के रूप में थे। तो अब सवाल है कि नए कानूनों का विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल कानूनी मामलों के जानकार इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली आपत्ति राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाए जाने के प्रावधान को शामिल करने के संबंध में दर्ज कराई है। असल में प्रस्तावित विधेयक में इस तरह के अपराध से संबंधित मामले में पुलिस को ये शक्ति मिल जाती है कि वो अभियुक्त को 15 से 60 या फिर 90 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। गौरतलब है कि पहले इस तरह के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A के तहत सजा दी जाती थी। हालांकि इस धारा के लगातार विवादों में रहने के कारण हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तहत सजा देने पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार की मंशा नए प्रारूप में ऐसे अपराधों को संशोधित विधेयक में शामिल करने की है।
सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए विपक्ष की आपत्ति है कि सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कर सकती है। उनका यह भी कहना है कि इस तरह की धारा का अनुभव काफी कड़वा रहा है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अप्रासंगिक घोषित करने के बाद ऐसी धारा क्यों लाई जा रही है। संशोधन विधेयक के संबंध में विरोध का दूसरा पहलू धारा 377 से जुड़ा हुआ है। विधेयक में इस धारा को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि इस विधेयक में केवल महिलाओं के साथ किए जाने वाले बलात्कार को ही शामिल किया गया है। इसमें पुरुषों और पशुओं के साथ किए जाने वाले अप्राकृतिक यौन संबंध को शामिल नहीं किया गया है। इसको हटाने के संबंध में कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि संशोधित विधेयक में बलात्कार की परिभाषा एक तरफा हो गई है। साथ ही ये प्रावधान लैंगिक भेदभाव को भी बढ़ावा दे रहा है। विधेयक से जुड़ा तीसरा विवादित पहलू शादी का झूठा वादा करके महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में है। गौरतलब है कि इस प्रकार के अपराधों के लिए 10 साल तक कारावास का नया प्रावधान जोड़ा गया है। लेकिन वर्तमान समय में लिव इन रिलेशनशिप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी मान्यता भी दे दी है। लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर मामलों में शादी का वादा भी शामिल होता है। तो ऐसे में अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई समस्या आती है तो इस प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा बालिग पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना गया, जिसे लेकर भी विवाद है। कानूनी मामलों के जानकारों का एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर कहना है कि वैवाहिक बलात्कार के मामलों में लगातार वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में नए विधेयक में इसको बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखना विवाहित महिलाओं के लिए न्यायोचित नहीं है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए गठित जेएस वर्मा समिति ने भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी। दूसरी तरफ वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिससे मामले की गंभीरता का पता चलता है। इस संबंध में वैश्विक स्थिति की बात करें तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी इसे बलात्कार के तहत अपराध माना है। इसलिए विधेयक को विवाहित महिलाओं के हक के खिलाफ माना जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो निस्संदेह सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक कई महत्वपूर्ण और प्रगतिशील आयामों को शामिल किए हुए है। इसमें त्वरित न्याय मुहैया करवाना, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए ठोस कानून बनाना, धारा 377 को विस्थापित करना, पुलिस की कार्यप्रणाली में तेजी लाना जैसे अहम कदम शामिल हैं। दरअसल इन संशोधनों की जरूरत काफी समय से शिद्दत से महसूस की जा रही थी, लेकिन सरकार को इतने महत्वपूर्ण कानूनों को संशोधित करते हुए विपक्ष द्वारा दर्ज करवाई गई आपत्तियों को भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर वैवाहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधानों के संबंध में। सरकार को विपक्ष द्वारा जताई गई आपत्तियों का निराकरण करना चाहिए। दरअसल जब समाज प्रगति करता है तो उन्हें ऐसे कानूनों की आवश्यकता होती है जो उनके वर्तमान मूल्यों और जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हो। यहाँ कानूनों के बदलावों के संबंध में जॉन लॉक का कथन महत्वपूर्ण है कि सरकार और शासक के बीच एक अघोषित सामाजिक अनुबंध होता है और इस अनुबंध के मुताबिक सरकार को शासित की सुविधा के लिए प्रगतिशील कदम उठाते रहना चाहिए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारतीय न्याय संहिता विधेयक के प्रावधानों की विवेचना करें। इसके विरोध में उठ रहे सवालों की प्रासंगिकता की भी जांच कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।